नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य स्टडी हब पर। आज 13 जुलाई 2021 है और आज के हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक नए तरीके से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर सिर्फ प्रश्नों को ही इसका आंसर नहीं दिया जाएगा, बट इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक चीजें बनते हैं उस स्टैटिक चीजों को भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। इन प्रश्नों को करने के बाद जो 6 प्रश्न दिए गए हैं और इससे इन प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो इसका लिंक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी गई है, तो वहां से जाकर जो है आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इन करंट अफेयर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला दिया गया एक पॉइंट मैंने लिखा है, कश्मीर में शहीद दिवस। इसका मतलब क्या हुआ कि 13 जुलाई को कश्मीर में शहीद दिवस मनाया जाता है। भारत का जो शहीद दिवस है, जो पूरे भारतवर्ष में शहीद दिवस मनाया जाता है, वो 23 मार्च को मनाया जाता है। क्योंकि 23 मार्च को क्या था, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी, तो इसलिए 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस मनाए जाते हैं। लेकिन कश्मीर के अंदर शहीद दिवस 13 जुलाई को, रीजन क्या था? बात उस समय की है 1932 की, जब कश्मीर के अंदर जो है डोगरा राजवंश के राजा महाराजा हरि सिंह का शासन चल रहा था। तो उस समय अफगानी नेता था, अफगानी नेता का नाम था अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर ने क्या किया कि एक जगह भाषण चल रहा था, तो मंच पर चढ़ के जो है उसने ये बोल दिया कि महाराजा हरि सिंह जो है मुसलमानों के अगेंस्ट रहते हैं, हमेशा मुसलमानों का विरोध करते हैं, उनकी जो भी नीतियां बनाई जाती है मुसलमानों के अगेंस्ट बनाई जाती है। तो इस बात को लेकर जो है ये बात बहुत दूर दूर तक फैल गई। जब महाराजा हरि सिंह के पास ये बात पहुंची तो उन्होंने जो है उसे गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया। अब गिरफ्तारी के बाद अगले दिन उसे जो है जब कोर्ट में ले जाना था, तो भीड़ जेल के सामने इतनी ज्यादा लग गई थी और भीड़ बहुत उग्र हो गई थी। भीड़ ने जेलर के ऊपर या जो भी वहां पे सैनिक थे उन सैनिकों के ऊपर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। अंत में महाराजा हरि सिंह ने कहा कि अब तो अदालत जा नहीं सकता है, तो कोर्ट जेल के अंदर ही जो है कोर्ट बैठा दी गई। उसी समय क्या हुआ कि भीड़ बहुत ज्यादा उग्र हो गई और उस भीड़ को शांत करने के लिए महाराजा हरि सिंह ने सैनिकों को आदेश दे दिया कि आप उन पर फायरिंग कर दीजिए। सैनिकों ने फायरिंग की। ऐसा माना जाता है कि कई जगह लिखा हुआ है कि 27 से 28 लगभग 30 जो है व्यक्ति मार दिए गए। तो इसीलिए इसी बात को लेकर जो वहां के लोगों के द्वारा उसी दिन को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है कश्मीर के अंदर। वहीं जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू के अंदर जो है इसी दिन 13 जुलाई को काला दिवस मनाते हैं। इसी के लिए, इसी घटना को लेकर काला दिवस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जम्मू के लोगों का मानना यह था कि अब्दुल कादिर के द्वारा मुसलमानों को भड़काया गया था और भड़काने की वजह से वो राजा हरि सिंह के अगेंस्ट हो गए थे। और उन लोगों ने यह भी देखा कि उसी दिन से जो है आतंकवादी गतिविधियां जो बहुत तेज हो गई कश्मीर के अंदर। तो इन सब कारणों से जो है वो लोग जम्मू के लोग काला दिवस मनाते हैं और कश्मीर में उसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए बाकी प्रश्नों को हम देखते हैं विस्तार से। पहला प्रश्न है कि भारत का पहला क्रिप्टोग्राफिक पार्क कहाँ खोला गया? आपको ये बताना कि कहाँ पर खोला गया था। तो आंसर दे दो कि भारत का जो पहला क्रिप्टोग्राफिक पार्क है ये उत्तराखंड में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? उत्तराखंड। अब सबसे पहले ये जाना कि क्रिप्टोग्राफिक का मतलब क्या होता है। क्रिप्टोग्राफिक का मतलब होता है ऐसे पौधे जिसमें न तो बीज होता है न फूल होता है। तो ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोग्राफिक पौधे कहे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो लाइकेन हो गया, शैवाल हो गया, फर्न हो गया, कवक हो गया, ये सब जो है कैसे पौधे होते हैं? क्रिप्टोग्राफिक पौधे हैं जिसमें न तो बीज है न तो फूल होता है इसमें। अब इसका पार्क खोला गया है कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड की बात आई तो ये जान लीजिए कि उत्तराखंड की अब 2 राजधानी है। एक तो देहरादून पहले से थी और एक नई राजधानी बनाई गई है जो गर्मी के मौसम में ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। उसका नाम क्या है? गैरसेन। उत्तराखंड की बात करें और हम उत्तराखंड के बारे में जानने की कोशिश करें तो उत्तराखंड के अभी एक नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो उस मुख्यमंत्री का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं वहां के राज्यपाल का नाम बता देता हूँ। वहां के राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य। थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ कि जो उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं इनका जो नाम है, उनके नाम के लास्ट शब्द जो धामी है। अब बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं।
तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न समाप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ कहां पर होगा? तो ये शुभारंभ होगा हरियाणा के अंदर। हरियाणा। सबसे पहले अब यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन बताता हूँ जो आप लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था? तो पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था? दिल्ली के अंदर। दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था? तो पुणे के अंदर महाराष्ट्र में हुआ था। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था? तो गुवाहाटी असम के अंदर हुआ था। और चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 वाला ये हरियाणा में होने वाला था, बट कोविड की वजह से ये नहीं हुआ। अब फरवरी 2022 में होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत जो है उस समय के केंद्रीय खेल मंत्री थे राजवंद्र सिंह राठौर, उन्हीं के द्वारा की गई थी। इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर 17 साल से कम उम्र के बच्चे या 21 साल की कम उम्र के बच्चे, अंडर 17 और अंडर 21, ये दोनों उम्र के खिलाड़ी जो है इस खेल में पार्टिसिपेट करते हैं। इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन करने का मेन उद्देश्य सरकार का यही है कि लोगों को जो है, जो बच्चे हैं जो खेल के प्रति इंटरेस्टेड हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, ज्यादा से ज्यादा उनके खेलने की जो रुचि बढ़े, क्योंकि खेल से ही मनुष्य का जो है शारीरिक और मानसिक विकास में खेल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड नंबर प्रश्न प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा शुरू हुई है। तो ये रथ यात्रा जो किस नंबर की है? तो 144वीं रथ यात्रा है। इस रथ यात्रा में होता क्या है कि भगवान जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का ये रूप है। तो श्री कृष्ण जी और उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा ये लोग रथ पे बैठते हैं और उस रथ को लेकर ही पूरे उड़ीसा के अंदर जो है घुमा जाता है। तो जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा जो 144वीं शुरू की गई है उड़ीसा के अंदर। अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं? मतलब वो शंघाई सहयोग संगठन की बैठक है, तो उस बैठक में भाग लेने के लिए गए हैं। तो कहाँ गए हैं वो? तो मध्य एशिया का एक देश है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान। अब आजकल तो आप देख रहे हैं कि एस जयशंकर का जो शेड्यूल है बहुत ही बिजी है। अभी कुछ दिन पहले जो है रूस गए थे, उसके बाद वो जॉर्जिया गए, अब वो कहाँ पर गए? तजाकिस्तान गए हैं। क्यों गए हैं? तो यहाँ पर शंघाई सहयोग संगठन में भाग लेने के लिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर शंघाई सहयोग संगठन क्या होता है, ये संगठन बना कब? तो पहले तो ये जान लीजिए कि शंघाई सहयोग संगठन का पहले नाम क्या था? शंघाई SCOC कुछ और में बोलते हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और शंघाई सहयोग संगठन 5, पहले ये नाम था, बाद में ये नाम आया। बात उस समय की है जब मैंने आपको बताया था कि USSR का विघटन हुआ, संयुक्त सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था 1991 में, तो बहुत सारे देश सोवियत संघ से अलग हुए। 15 राष्ट्र थे उसके अंदर, तो बहुत सारे राष्ट्र उससे अलग हुए। तो उसमें जॉर्जिया अलग हुआ था, रूस अलग हुआ, बहुत सारे राष्ट्र, मध्य एशिया के बहुत सारे देश उस समय USSR से बाहर हुए। तो 1991 में विघटन हुआ USSR का। 1996 में क्या बनता है? SCO5 बनता है। क्योंकि इस समय SCO5 के अंदर मैं बताता हूँ कौन कौन सी कंट्री थी। तो रूस, चाइना, किर्गिस्तान, आप लिख लीजिएगा मैं बोल रहा हूं, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये 5 कंट्री मिलकर जो है क्या बनाए?
रूस, चाइना, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब मिलकर SCO5 बनाते हैं। रीजन ये होता है SCO5 बनता कब 1996 में। रीजन ये है कि जब देश अलग होते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है सीमा को लेकर के, कि हर देश की अपनी कुछ निश्चित सीमा होती है। तो सीमा संबंधित विवाद को सुलझाने के लिए ही ये 5 देश आपस में मिले। इनका सीमा संबंधित विवाद सुलझ भी गया कुछ समय के बाद। तो आगे चलकर जो है 2001 में एक नया देश शामिल किया जाता है जिसका नाम क्या है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। और जब 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल होता है इस SCO5 में, तब से SCO5 का नाम बदल करके क्या रखा जाता है, सिर्फ SCO हो जाता है। तो इस तरीके से SCO का निर्माण हुआ, शंघाई सहयोग संगठन का निर्माण हुआ। 2001 में जब उज्बेकिस्तान उसके अंदर आ गया तो अब उन लोगों ने सोचा कि 6 कंट्री हो गई तो शंघाई 5 नाम हटा दिया गया, शंघाई सहयोग संगठन सिर्फ नाम रखा गया। भारत जो शंघाई सहयोग संगठन का हिस्सा नहीं था। ये भारत इसका हिस्सा बनता है 2007 में, 2017 में। 2017 में भारत जो है और पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर बन जाते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में इसके मेंबर बनते हैं शंघाई सहयोग संगठन के। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर शंघाई सहयोग संगठन को याद करने की एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक को बता रहा हूं। इंडिया की ताजी चाय, पाकिस्तान का उर्स। ये इसको शॉर्ट ट्रिक है कि शंघाई सहयोग संगठन के अंदर जो है कुल 8 देश आते हैं। तो इस ट्रिक से आप इसको 8 देशों को याद कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या क्या है। इंडिया, तो इंडिया एक कंट्री है ही। से किर्गिस्तान, ताजी से ताजिकिस्तान, चाय चाइना के लिए यूज किया जाता है तो चाइना, एक पाकिस्तान, कजाकिस्तान और उर्स में 2 नाम आ रहा है। उर्स बोल रहे हैं हम लोग ने, क्या बोल रहे हैं, उर्स बोल रहे हैं। तो उर्स का मतलब उर्स उज्बेकिस्तान, और उर्स बोल रहे हैं रौसा आ रहा है उसमें, तो उससे क्या हो जाएगा, रसिया। तो कुल 8 कंट्री। एक बार और मैं बताता हूं आपको। शंघाई सहयोग संगठन के अंदर 8 देश हैं और उसको याद करने की ट्रिक क्या है, इंडिया की ताजी चाय, पाकिस्तान का उर्स। मतलब इंडिया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस। इस तरीके से शंघाई सहयोग संगठन बन जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहा एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर किस राज्य में स्थित है। तो गहमर राज्य जो है ये कहां पर है, तो पहले तो ये यूपी के अंदर है। यूपी के अंदर चर्चा में क्यों आया, चर्चा में इसलिए आ गया कि कुछ समय पहले जो है क्या हुआ था, जब कोविड का केस चल रहा था, कोविड बहुत ही चरम पर था, तो उस समय जो आपको पता होगा कि जो स्पेशल ट्रेनें सिर्फ चलती थी, तो क्या हो रहा था कि इस स्टेशनों पर स्पेशल ट्रेनें नहीं रुकती थी। तो इसको लेकर जो है वहां पर लोगों ने बहुत ही ज्यादा विरोध किया कि एक तो सबसे बड़ा गांव है और वहां से जो है ट्रेनें दूर दूर जानी चाहिए, अलग अलग शहरों में जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इसी को लेकर लोगों ने विरोध किया था। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का उपक्रम, कोई उपक्रम है, उसने अपना 40वां स्थापना दिवस मनाया है। तो 40वां स्थापना दिवस मनाया है अपना नाबार्ड ने। नाबार्ड। अब नाबार्ड क्या है, तो एक तो लिखा है भारत सरकार का उपक्रम, मतलब एक ऐसी संस्था, वित्त संस्था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और ये क्या करती है, ज्यादातर इसका काम जो है गांव में लोगों को विकास के लिए, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए, गांव में रोड बनाने के लिए, गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इसका निर्माण हुआ था। 1947 में जब भारत देश आजाद हो जाता है, उसके बाद गांव को विकास करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि भारत के अंदर जो है गांव का भारत के विकास में बहुत ही बड़ा योगदान है। कुछ समय के बाद आरबीआई के द्वारा जो है ये काम किया जाता था। आरबीआई जो है ग्रामीण विकास का काम करती थी। ग्रामीण विकास से रिलेटेड जो भी सुविधाएं होती थी
जो भी धनराशि देनी होती थी RBI के द्वारा दी जाती थी। लेकिन कुछ समय के बाद एक कमेटी बनाई गई, ये जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, वी शिवरामन कमेटी। तो वी शिवरामन कमेटी बनी और उस कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई, नाबार्ड बनाया गया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो इस कमेटी की सिफारिश में क्या बना? नाबार्ड बना। कब बनाया गया नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 को। तो कल थी 12 जुलाई और कल ही जो है इन्होंने अपना 40वां स्थापना दिवस मनाया। इस समय नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो GR चिंतला। कौन है? GR चिंतला इसके क्या है? चेयरमैन है। तो इस तरीके से 6 क्वेश्चन समाप्त हुए और यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस को मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से जाकर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।